हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। दोस्तों, आज हम नायब तहसीलदार का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं 2012 और 2014 के, इस इन प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जो है अपने सेशन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2012 में था ये क्वेश्चन। Direct cash transfer scheme will be launched in 51 districts across India from January 2013 with a rider that in the concerned district, statements देखते हैं। A, 80% of population should have Aadhaar cards. B, it should be drought prone area. C, it should have experienced natural disasters for 2 consecutive years. D, its inclusion in the scheme would be recommended by that area's MP. अब एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की स्कीम जो है यूपीए गवर्नमेंट ने शुरू की थी 2013 में। ये 51 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुई थी एज अ पायलट प्रोजेक्ट कि किसी को भी अगर जैसे फूड सब्सिडी दी जा रही है, फर्टिलाइजर की है या कोई और सब्सिडी किसी तरह की मिल रही है, तो वो सब्सिडी क्या थी कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दी जाए, ना कि जिसे फूड राशन दिया जाए उनको, या फिर फर्टिलाइजर पे जो है पहले किसान मार्केट प्राइस पर उससे खरीदे दुकानदार से, और फिर वो दुकानदार जो है क्लेम करे कंपनी से, कंपनी क्लेम करे गवर्नमेंट से। बल्कि जो भी सब्सिडी देनी है डायरेक्टली जो भी बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में पहुंच जानी चाहिए। तो ये 51 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू की गई थी पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एज अ पायलट प्रोजेक्ट। इस स्कीम का जो राइडर था वो राइडर ये था कि जो भी पॉपुलेशन है जिसमें जिस डिस्ट्रिक्ट को ये फायदा पहुंचाना है उसकी 80% पॉपुलेशन के पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स थ्रू इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना? A, the beneficiaries should be in SC/ST category. B, should not have more than 2 living children. C, should not have more than 2 living children and should be more than 19 years of age. या D, should be from a BPL category. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना किस लिए लॉन्च की गई थी? ये जो भी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जिनको की कोई पेड मैटरनिटी लीव्स नहीं मिलती हैं, ये उन लेडीज के लिए लाई गई थी, सो दैट उनका जो भी वेज का लॉस हो रहा है तो उनके वेज को कंपेंसेट किया जाए। वेज कंपेंसेशन स्कीम थी जिसमें कि 6,000 रुपए अब मिलते हैं जो कि उस प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर के खाते में डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं। अब इस स्कीम का नाम जो है वो चेंज हो गया है। अब क्या नाम से जानी जाती है? अब ये जानी जाती है प्रधानमंत्री मातृ वंदु योजना। और अब ये स्कीम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत आती है। इस स्कीम का क्या क्राइटेरिया था कि जो भी लेडी है जिसको भी ये स्कीम का बेनिफिट मिलना है उसके 2 से ज्यादा लिविंग चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए और उसकी एज कम से कम 19 साल होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट होगा ऑप्शन सी। तो अभी क्या करना है आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदनु योजना को बहुत डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ेंगे आप इसमें? इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फिर इसमें बजट में कितना पैसा दिया गया है, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में ये लागू होती है, कितना पैसा दिया जाता है। तो इस स्कीम के बारे में जो है आप डिटेल में पढ़िएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। The 5-year plan is endorsed and reviewed by the Union Cabinet, C, the Cabinet Committee on Economic Affairs, C, the National Development Council, या D, the Ministry of Finance। जब प्लानिंग कमीशन जो है वो 5-year plans बनाता था तो पहले 5-year plan बनाता था प्लानिंग कमीशन, उसके बाद वो कैबिनेट अप्रूवल के लिए जाता था, कैबिनेट अप्रूव करता था, और उसके बाद जो है एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास आता था जिसमें स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता था।
और जब एनडीसी उसको एंडोर्स कर देती थी तब वो 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट होता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन सी होगा। बट अब इस क्वेश्चन की अहमियत नहीं रह गई है क्योंकि अब 5 ईयर प्लान ही नहीं रह गए हैं, एनडीसी जैसी कोई चीज नहीं है। बट आपको क्या पढ़ना है, जितने भी अभी तक 5 ईयर प्लान्स हुए हैं, 12 5 ईयर प्लान्स आए हैं, तो इन सब के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये किस किस ईयर में लाए गए थे, मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे, मेजर सक्सेसेस क्या रहे, इनका क्या फेलियर रहा, ये आप लोग जरूर पढ़िएगा क्योंकि इन पर क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ये पूछा गया है। क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, 65.46%, बी 71.06%, सी 74.04%, डी 82.14%। तो 2011 सेंसस के हिसाब से जो इंडिया का लिटरेसी रेट है, ओवरऑल लिटरेसी रेट, वो कितना था, वो अराउंड 74%। और जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो था 65.46%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों देखिए, इसमें फीमेल लिटरेसी रेट के बारे में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन किससे, आपका डेमोग्राफी वाले चैप्टर से रिलेटेड है। और डेमोग्राफी की जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो कहां से मिलती है, सेंसस से मिलती है। तो आप 2011 सेंसस जो कि लेटेस्ट था, अभी 2021 में नहीं हुआ था, तो 2011 सेंसस से जो भी उसके की पॉइंट्स हैं, जैसे कि सेक्स रेशियो कितना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, लिटरेसी रेट क्या है, फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो फीमेल लिटरेसी में बहुत आगे हैं, कौन सी हैं जो बिल्कुल बॉटम पर हैं, इसी तरह से सेक्स रेशियो में कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सबसे पीछे हैं, कौन से स्टेट्स हैं जो सबसे पीछे हैं, कौन से वो स्टेट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो इस तरह की सब जानकारी जो है आपको 2011 सेंसस से पढ़नी है। क्योंकि जो पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो एम है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज से, इसको क्या देखना है, हमें ये देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितनी डेप्थ में आपको पढ़ना है, कितनी ब्रेड्थ आपको पकड़नी है। ब्रेड्थ का मतलब क्या हो गया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको फोकस करने हैं, फिर आपको इन टॉपिक्स में कितनी डेप्थ तक जाना है ना। अब पूरा सेंसस तो आप कवर टू कवर नहीं पढ़ सकते हो। आपने देखा कि कुछ थोड़े बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फीमेल लिटरेसी रेट के बारे में, तो आप जो एटलीस्ट की पॉइंट्स हैं कि लिटरेसी रेट के बारे में, पॉवर्टी रेशियो के बारे में, डिफरेंट रिलीजन्स की पॉपुलेशन के बारे में, ये सब जो पॉइंट्स हैं ये आप निकाल करके, टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं, बॉटम पे कौन से हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना रहा है, हिमाचल का स्पेसिफिकली ग्रोथ रेट कितना रहा है, तो ये सारी चीजें जो है आपके पास, ये फैक्ट जो है आपके टिप्स पर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ए माइनिंग, बी मैन्युफैक्चरिंग, सी कंस्ट्रक्शन, डी ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, किसी भी इकोनॉमी के जो मेजरली डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, वैसे तो आप कहने को क्वार्टरनरी और क्वीनरी सेक्टर भी हैं, बट जो मेजरली है वो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर किससे रिलेटेड होता है, जहां आप एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। आप नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, उनका कुछ यूज कर रहे हैं, उनको या तो एक्सप्लोरेशन हो रहा है, जैसे ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन होता है, या फिर कोल की माइनिंग होती है, गोल्ड की माइनिंग होती है। तो किसी भी तरह की जो एक्टिविटी, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर आप नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या उनका आप सिर्फ यूज कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, तो ये सब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी कैसी होंगी, या सेकेंडरी सेक्टर कैसा होगा, जहां पर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज को इनटू यूजफुल गुड्स। जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, तो वो कैसा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग के। आपने मान लीजिए कोल निकाला, कोल से आपने यूज करके स्टील बनाया, या आयरन ओर निकाला, तो वो क्या हो गया, आयरन ओर की माइनिंग क्या होगी, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी होगी। लेकिन जब आपने आयरन ओर से क्या बना दिया, स्टील बना दिया, तो वो क्या होगी, वो सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी होगी, क्योंकि आपने उस आयरन ओर को ट्रांसफॉर्म किया थ्रू सम प्रोसेस इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट दैट इज स्टील।
टर्शरी सेक्टर में क्या होता है? टर्शरी सेक्टर मेजरली सर्विस सेक्टर है, जहां पर आपको किसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जैसे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज। तो टर्शरी सेक्टर में क्या चीजें आएंगी? जो भी किसी भी तरह की सर्विसेज है। तो यहां पर माइनिंग कहां पर आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग कहां पर आएगा? सेकेंडरी में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी कहां पर आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। और ट्रांसपोर्ट कहां पर आएगा? आपका टर्शरी सेक्टर में। तो यहां का जो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रपोज्ड ग्रोथ टारगेट इन द ड्राफ्ट अप्रोच टू द 12th 5-year प्लान? 12th 5-year प्लान में कितना हमने टारगेट रखा था ग्रोथ का? ए 6%, बी 8%, सी 9% या डी 10%? 12th 5-year प्लान कब से कब तक था? 2012 से 2017 तक। कितना इसमें टारगेट रखा गया था? इसमें टारगेट रखा गया था 9% का। In which 5-year plan was the idea of inclusive development first emphasized? अब आप देख रहे हैं कि प्लानिंग प्रोसेस पर्टिकुलरली 5-year प्लान से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि 5-year प्लान से क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाए, बट नीति आयोग कौन सी रिपोर्ट्स निकाल रहा है, कौन से इंडेक्सेस निकाल रहा है, या नीति आयोग ने कुछ जीडीपी ग्रोथ रेट का फोरकास्ट किया है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई रिपोर्ट पब्लिश करी है तो उसकी थीम वगैरह, तो आप अब जो है नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट इंडाइसेस आता है तो उस पर खास आपको ध्यान देने की जरूरत है। 5-year प्लान्स में आपको जो भी पुराने प्लान्स हैं उनके क्या टारगेट्स थे, कौन से ईयर्स थे, वो आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए 9th 5-year प्लान में हुआ था, बी 10th, सी 11th या फिर डी 12th 5-year प्लान? तो जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का आइडिया था ये 11th 5-year प्लान से आया था, जहां पे की थीम ही क्या थी? टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव एंड फास्टर ग्रोथ। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो कहां से आया था? 11th 5-year प्लान से आया था, जिसकी थीम क्या थी? टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव एंड फास्टर ग्रोथ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 8th क्वेश्चन देखते हैं। What is the minimum number of households having poorly built tenements with inadequate sanitary and drinking water facilities and unhygienic conditions to be termed as slums as per the new definition of 2011? तो जो slums, जो dilapidated houses होती हैं, जहां पर ठीक से सैनिटरी कंडीशंस नहीं होती है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं होती हैं, बड़ी अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, तो किसी एरिया को आप स्लम कब कैरेक्टराइज कर सकते हो, ये पूछा गया है। तो उसमें कितने ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स होने चाहिए जहां पर कि ये बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है? तो ऑप्शन है 20% या 30%, 40% या फिर डी 50%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए 20%। अगर किसी भी एरिया में, लोकेलिटी में 20% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं that do not have these basic amenities, then it will be termed as slum। तो आप देखिए कि डेमोग्राफी से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो खास आपको ध्यान रखना है इन चैप्टर्स के ऊपर। 9th, when was the midday meal scheme launched in India in primary schools? A 1975, B 1995, C 2005 या D 2007? मिड डे मील स्कीम इंडिया में कब लॉन्च हुई थी प्राइमरी स्कूल्स में? तो देखिए मिड डे मील की जो हिस्ट्री है मिड डे मील स्कीम की, वो काफी इंडिपेंडेंस से पहले भी जाती है, जहां तमिलनाडु में स्टूडेंट्स को ये मिड डे मील टाइप चीज देनी शुरू हो गई थी। बट जो है पूरी ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो ये शुरुआत हुई थी 1995 में, टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। आप जानती हैं कि इंडिया में जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बच्चों का अच्छा नहीं है। 34% बच्चे कैसे हैं हमारे देश के? वो स्टंटेड हैं।
तो इसलिए सरकार ने ऐसी स्कीम लेकर के आई थी कि न्यूट्रिशन लेवल जो है वो इंप्रूव हो सके। तो ये 1995 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम, मिड डे मील स्कीम, जो कि अब कहां पर आ गई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये स्कीम आ गई है। और इसका नाम अब जो है अब वो चेंज हो गया है, इसका नाम क्या हो गया है, पीएम पोषण। तो आप इस स्कीम को भी डिटेल में पढ़िएगा। देखिए जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है उससे क्या चीजें निकल के आ रही हैं कि तो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, जो भी 5 ईयर प्लान्स है इस पर जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। तीसरी चीज, डेमोग्राफी से रिलेटेड चीजें भी आपको ढंग से पढ़नी है। अभी तक के क्वेश्चन से जो निकल के आया है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट पास्ड इन इंडिया? एसईजेड एक्ट कब आया था? एसईजेड एक्ट आया था 2005 में। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2005। तो एसईजेड एक्ट आया था 2005 में। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है, ये कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है, यहां पर जो आपके टैक्सेशन के लॉज हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है, जैसे कि टैक्स हॉलिडे दे दी जाएगी, कंपनीज को सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, जो भी आपको परमिशंस चाहिए, जो भी आपके लेबर लॉज हैं उनको रिलैक्स किया जाता है यहां पर। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहने को तो हमारे टेरिटरी के अंदर होते हैं, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया है, बट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड या इकोनॉमिक्स दे आर लाइक एन आउटसाइड टेरिटरी। मतलब इस टेरिटरी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि ये फॉरेन कंट्री है। मतलब यहां जो भी चीज आएगी एसईजेड के अंदर, वो आएगी तो वो क्या होगी, इंपोर्ट, और यहां से अगर कोई चीज बाहर जाएगी तो वो होगी एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर मान लीजिए कि ड्यूटी नहीं लग रही है, इंपोर्ट पे ड्यूटी फ्री है और एक्सपोर्ट पे कुछ और आपको सब्सिडी मिल रही है, तो वो सब जो है इन एसईजेड के अंदर आपको मिलेगी। तो ये कहने के लिए हमारी टेरिटरी के अंदर होते हैं, बट इनको ट्रीट किया जाता है एज अ फॉरेन टेरिटरी। तो किसी भी तरह का इंपोर्ट अगर एसईजेड में होगा तो वो ड्यूटी फ्री होगा, प्रोवाइडेड कि वो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया जा रहा है, और वहां से जो भी माल निकलेगा एसईजेड से बाहर उसका को क्या होगा, उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बहुत इजी क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक वॉज सेटअप इन 1985? 1985 में कौन सा बैंक सेटअप होता? कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। उदय कोटक ने 1985 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी बनाई थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को 2003 में बैंकिंग लाइसेंस मिला और ये एनबीएफसी जो है वो बैंक बन गई, कोटक महिंद्रा बैंक। और इस कोटक महिंद्रा बैंक ने किस बैंक को खरीदा था? आईएनजी वाइसिया को। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक महिंद्रा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 as a NBFC which got banking license in 2003 and converted into a scheduled commercial bank. Next question क्या है, in which year was राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना launched in India? ऑप्शन देखते हैं, 2002, B 2005, C 2007 या D 2009? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है D 2009। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2009 में लागू हुई थी और इसका एम क्या था? जो भी अनऑर्गेनाइज्ड
जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या होता है कि कंपनी की तरफ से जहां पर भी वो काम कर रहे हैं उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, पेंशन है ना, या एक्सीडेंटल कवरेज है, वो सब उनको नहीं मिलता है। तो इसीलिए सरकार ने क्या लेकर के आई थी, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको एटलीस्ट क्या मिले, हेल्थ इंश्योरेंस मिले। तो इनको एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को, जिसमें कि उनका 30,000 तक का क्या होता था, हेल्थ इंश्योरेंस होता था। और ये आप किसी भी जो भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल से वहां पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं ऑन कैशलेस बेसिस। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा का योजना का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाए टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। 30,000 तक का ये हेल्थ इंश्योरेंस था, कैशलेस बेसिस पर आपको एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स में जो है वो इलाज मिल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन? ए सी रंगाराजन, बी रघुराम, सी अर्जुन सेन गुप्ता या डी विजय केलकर। दोस्तों 13th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे विजय केलकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, टी। और फाइनेंस कमीशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनेंस कमीशन आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ लीजिएगा। फाइनेंस कमीशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ये फाइनेंस कमीशन का क्या है, फाइनेंस कमीशन का रूल है। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे वो आपके 2012 और 2014 में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछे गए थे। तो दोस्तों जो ट्रेंड हमें इन ईयर्स के क्वेश्चन को देखने के बाद मिला, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपको किन चीजों पर फोकस करना है। फोकस एरियाज क्या है आपके लिए, पहला फोकस एरिया क्या है आपका, गवर्नमेंट स्कीम्स। सेकंड फोकस एरिया क्या होना चाहिए आपको, डेमोग्राफी। थर्ड फोकस एरिया क्या होना चाहिए आपका, जो भी प्लानिंग से रिलेटेड है, जैसे 5 ईयर प्लान्स हो गए, नीति आयोग हो गया, इस सब के बारे में जो है आपको खास फोकस रखने की जरूरत है। तो जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो भी नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट्स इंडेक्सेस आ रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पिछले पुराने 5 ईयर प्लान्स आप रिवाइज कर लीजिए। डेमोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है, इन सबको रिवाइज करने की आपको खास जरूरत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन है हमारा आपके लिए जो है पोटेंशियल यूटिलाइज किया होगा आपने इसका, और आपको फोकस एरियाज एटलीस्ट पता चल गए हैं कि किस एरियाज पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक ठीक डायरेक्शन में जा पाए। Thank you so much, friends.